आपने जो फैसले अपने दिमाग से कर लिया, जो आपने सोच लिया हमें करना है, उसके लिए आपको बहाना बनाने का कोई जरूरत नहीं है। उसे करने की जरूरत है और आपको उसे पूरा करना होगा। तो इसलिए प्यारे बच्चों, ये जिंदगी में समझने की कोशिश करो। पांचवी बात है यूनिटी एंड इकोनॉमी ऑफ एफर्ट्स। आपके अंदर सबसे पहली चीज होना चाहिए एकता। आप लोग एकता में विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं? तो जब आप एकता में विश्वास करते हैं तो आप सिक्किम और मणिपुर वाले बच्चों को क्यों परेशान करते हैं? अभी कुछ बच्चे कह रहे थे कि ये चीनी है, तो क्या वो चीन से आए हुए? अरुणाचल को चीन में देना चाहते हैं आप लोग? मणिपुर को चीन में देना चाहते हैं आप लोग? उसके लिए लड़ना चाहते हैं कि नहीं लड़ना चाहते? तो फिर उनके नागरिकों को आप लोग चीनी क्यों कहते हैं? किस खुशी में कहते हैं? वह आपके भाई है, वह आपके परिवार के लोग हैं। और आज मैं उम्मीद करता हूं कि जो गुजराती बच्चे हैं वो उनके पास जाएंगे और उनके साथ बैठकर खाना खाएंगे और अपने थाली की रोटी उनके थाली में डालकर बोलेंगे, तुम मेरे भाई हो, मेरा खाओगे। और आज के बाद मुझे ये शिकायत नहीं मिलनी चाहिए कि आप ये किसी के विषय में कमेंट्स करोगे, ये अच्छी चीज नहीं है। आप तमिलनाडु के बच्चे गुजरात वालों से मिलेंगे, नॉर्थ ईस्ट वालों से मिलेंगे, कर्नाटका के बच्चे यूपी झारखंड वालों से मिलेंगे। तो ये है यूनिटी। अगर आप यूनिटी नहीं लाएंगे तो देश कमजोर हो जाएगा। मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूं, जब ये गवर्नमेंट, जब तूफान आते हैं या वार होते हैं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जब फेल हो जाता है तो लास्ट में किसको बुलाया जाता है? जब बहुत ज्यादा भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, तूफान आ गया या दूसरे देश ने हमला कर दिया, तो अंतिम में किसको बुलाया जाता है? आर्मी को बुलाया जाता है। तो आर्मी को क्यों बुलाया जाता है? जब कलेक्टर, एसपी प्रशासन संभालने के लिए फेल हो जाते हैं और वो कहते हाथ खड़ा कर देते मेरे बस की बात नहीं है, तो अंत में किसको बुलाया जाता है? तो ये सारे लोग फेल हो जाते, आर्मी क्यों कामयाब होती है? क्योंकि आर्मी में जातिवाद नहीं होता, आर्मी में कम्युनलिज्म नहीं होता। अगर आर्मी के अंदर एक कंपनी में 100 लोग हैं और 99 हिंदू हैं, एक मुस्लिम उनका कमांडर है, तो कमांडर भी उनकी पूजा पद्धति में जाकर के बैठेगा। वो नहीं कहेगा कि मैं इस्लाम का हूं, इसमें नहीं बैठूंगा। वो कहेगा कि ये हमारे भाई हैं, हमारे परिवार के लोग हैं। तो आर्मी इसलिए कामयाब होती है, वहां जातिवाद नहीं होता, वहां संप्रदायवाद नहीं होता। तो आपको यहां इसीलिए लाया गया है कि आप जातिवाद, संप्रदायवाद से ऊपर उठो और नेशनल यूनिटी, राष्ट्रीय एकता के विषय में आप सोचेंगे और अपनी आर्थिक समृद्धि को आप कैसे बढ़ाएंगे। आप गरीब देश में रहना चाहते हैं या अमीर देश में रहना चाहते हैं? अभी हम गए थे लड़कियों के कैंपस में, 9 बजे गए थे, तो कुछ लड़कियां बिस्तर में सो रही थीं। तो आप बताओ, जब 9 बजे तक सोने का प्रयास करोगे तो आप इकोनॉमी एफर्ट की तरफ चल पाओगे? कितने लड़के भी ग्राउंड में जेब में हाथ डाल के घूम रहे थे, मोबाइल चार्ज कर रहे थे।
तो ये बताओ, ऐसे करने वाले लोग कभी प्रगति करेंगे? उनका कोई भविष्य होगा? तो ये डिसिप्लिन आपको सोचना पड़ेगा, इसे सीखना पड़ेगा, और जब तक ये नहीं करोगे नहीं हो पाएगा। अगला पॉइंट है लीडरशिप। क्या पॉइंट है? आपको नेता बनना है। क्या बनना है आपको? नेता बनेंगे आप लोग? नेता बनने के लिए आप ये सोचते होंगे कि क्या सोचते होंगे कि नेता बनने के लिए क्या करेंगे आप लोग? आप सोचेंगे कि हमको पॉलिटिकल लीडर बनना है। हा? अभी हम बात करने को करेंगे, आपको समझ में नहीं आ रही, 2 मिनट वेट करो। तो आपको लीडर बनना है, और लीडर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपोथियोसिस लाइफ, आदर्श में जीवन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? और ये नेता बनना कोई खराब भी नहीं है। जर्मनी के एक बहुत बड़े ग्रेट स्कॉलर थे, ब्रुटोल्ट ब्रेख्ट। वो कहा करते थे, बहुत बड़े पढ़े लिखे समझदार आदमी थे। वो कहते थे, द वर्स्ट इलिटरेट इज द पॉलिटिकल इलिटरेट। दुनिया में सबसे बड़ा नासमझ व्यक्ति वह है जिसको राजनीति का ज्ञान नहीं है। He doesn't hear, doesn't speak, nor participates in the political events. वो कुछ सुनना नहीं चाहता, कुछ बोलना नहीं चाहता, और किसी राजनीतिक कार्यक्रम में भाग भी नहीं लेना चाहता। उसको अपने जीवन के लाइफ का मूल्य का पता नहीं है। आप देखो, अभी वोट दिया इसमें किसी ने? कोई वोट नहीं दिया। लेकिन आपसे 2 वर्ष 3 वर्ष के बाद वोट देने आप जाओगे, तो आपको ये सोचना होगा, हमारे जिंदगी के हर फैसले, प्रत्येक फैसले कौन लेते हैं? पॉलिटिक्स लेती है। हमको कितने की दवाई लेनी है, कितने के कपड़े पहनने हैं, ये सारे फैसले, कितने का खाना खाना है, रोटी सब्जी, ये फैसले कौन करता है? तो जिसके हाथ में आप 5 वर्ष के लिए अपनी किस्मत सौंपोगे, जिसके हाथ में आप 5 वर्ष के लिए अपना सारे जिंदगी के फैसले सौंपेंगे, आप उसको किस बेस पर वोट देंगे? जाति के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर वोट देंगे? किस पर देंगे? आप सोचेंगे कि हमारे लिए कौन व्यक्ति काम करेगा, हमारे जिंदगी का सही फैसले कौन व्यक्ति लेगा, ये सोच समझकर आप वोटिंग करेंगे। तो अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप एक अच्छे इंसान नहीं बन पाएंगे। आप लोग लीडरशिप की क्या पहचान है? आप लोगों ने महाराणा प्रताप का नाम सुना है? कितने लोगों ने सुना है? सारे लोगों ने सुना है। महाराणा प्रताप के पिताजी का नाम सुना है? क्या नाम था? अरे वाह, वेरी गुड। तो महाराणा उदय सिंह ने 20 शादियां की थी। कितनी की थी? और महाराणा उदय सिंह के 24 बेटे थे, 24 सन, और 20 बेटियां थी, 20 गर्ल्स। दोनों मिलाकर कितने हुए? 44 चिल्ड्रन थे उनके पास। 24 बच्चे थे, बेटे थे, और 20 बेटियां थीं। अब बताओ, महाराणा उदय सिंह के जो 24 बेटे थे, वो एक ही परिवार में पैदा हुए, एक ही पंडित जी ने संस्कार दिया था, एक ही घर में उनकी परवरिश हुई थी। लेकिन उनके 24 बेटों में 19 बच्चे, 19 सन, 19 बॉय उनके दुश्मन अकबर की फौज में थे। किसकी फौज में थे? और 4 बेटे उनके न्यूट्रल होकर ननिहाल में चले गए। एक पाली में चला गया, एक और जोधपुर कहाँ गया, जैसलमेर गया, किधर गया भगवान जाने। और एक न्यूट्रल, 4 न्यूट्रल रहे।
लेकिन महाराणा उदय सिंह का एक बेटा प्रताप, वह सत्ता के साथ नहीं था, वह संपत्ति के साथ नहीं था, वह देश के साथ था, वह समाज के साथ था। तो आज से 400 वर्षों के बाद महाराणा उदय सिंह का बेटा महाराणा प्रताप हमारे लिए आदर्श है। महाराणा उदय सिंह के 23 बेटे हमारे लिए आदर्श नहीं है। तो इससे क्या शिक्षा मिलती है लीडरशिप की? जो दूसरे के लिए जीता है, समाज उसे आदर्श मानता है, याद रखता है, और जो अपने लिए जीता है, समाज उसे आदर्श नहीं मानता है, उसे याद नहीं करता है। अब आप सब लोग गुजरात में सरदार पटेल का नाम सुने हैं? सारे लोग जानते हैं। सरदार पटेल कितने भाई थे? 2 भाई थे। आप बताओ, आपको अपने हिस्ट्री का ज्ञान नहीं है। 4 भाई थे। सरदार पटेल लिख लो 5 भाई थे। कितने भाई थे? लेकिन आपने पहले 2 बताया, ये आपने सही बताया, क्योंकि 2 भाइयों ने, विट्ठल भाई, वल्लभ भाई, अपने लिए जीवन नहीं जिए, वो दूसरे के लिए जीवन जिए, इसलिए समाज उनको याद करता है। और 3 भाई उनके जो थे वो अपने लिए जीवन जिए, इसलिए उनको समाज याद नहीं करता है। तो 5 भाई में ये क्या शिक्षा मिली? मौर्य जी भी 5 मिनट बैठे हैं, अभी जाना नहीं। तो आप उनको कैसी शिक्षा मिली? तो जो दूसरे के लिए जीता है, हिस्ट्री उसे रिमेंबर करती है, और जो अपने लिए जीता है उसे हिस्ट्री रिमेंबर नहीं करती है। इसे कहते हैं लीडरशिप, अपोथियोसिस लाइफ। आदर्श में जीवन जीना चाहिए। आगे है फ्लेक्सिबिलिटी। जिंदगी में लचीलापन होना चाहिए, फंडामेंटलिज्म, कट्टरता नहीं होनी चाहिए। और जो कट्टर होते हैं वो टूट जाते हैं। और दुनिया में सबसे बड़ा नुकसान कट्टरता से, फंडामेंटल से होता है, फंडामेंटलिज्म से होता है। आप देखिए, तमिल लोगों का हजारों वर्ष तक देश में सम्मान था, लेकिन जितना नुकसान बी प्रभाकरन के फंडामेंटलिज्म से हुआ, तमिल लोगों का 1000 वर्षों में कभी नुकसान नहीं हुआ था। सिख लोग इस देश में बड़े रिस्पेक्टेड हैं, आदर्श हैं, उनका बड़ा सम्मान किया जाता है, लेकिन जितना नुकसान खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट के द्वारा सिखिज्म को उठाना पड़ा, उतना 500 वर्षों में उनको उठाना नहीं पड़ा। कट्टरता का कारण उनको नुकसान उठाना पड़ा। तो इसलिए किसी भी कास्ट कम्युनिटी में अगर फंडामेंटलिज्म होगा, कट्टरता होगा, तो लोग नुकसान उठाएंगे। तो हमें हमेशा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ये कितने पॉइंट हो गए? लिखा आपने? कितने हुए? गुड, अच्छी बात है। तो आपने नोट किया, बहुत अच्छी बात है। अब आगे लिखो 8वां सरप्राइज डिसेप्शन। अर्थात इसे समझने के लिए एक शब्द है डेमस्क्विफ। डेट इज समथिंग डिसअपॉइंटमेंट आफ्टर गुड एक्सपेक्टेशन। अच्छी उम्मीद होने के बावजूद निराश कर देना। लेकिन सरप्राइज डिसेप्शन का मतलब है कि आपसे कोई अच्छी उम्मीद नहीं कर रहा, अच्छा एक्सेप्ट नहीं कर रहा, गुड एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन आप फिर भी अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, हार को जीत में बदल देते हैं, अच्छी कोशिश करते हैं। तो इसे कहते हैं सरप्राइज डिसेप्शन। आगे का 2 पॉइंट में शॉर्ट में बता देता हूं, वो लिख लो। मेंटेनेंस ऑफ मॉरल। अपने चरित्र का मेंटेनेंस करना सीखो। चरित्र का डेफिनेशन आपको बताया था मैंने कल, आप लोगों ने नोट किया था ने? तो इसका है चरित्र को मेंटेनेंस करना सीखो। प्यारे बच्चों, जिंदगी में आप कुछ बन नहीं सकते हो तो मत बनो, लेकिन जिंदगी में कभी टूटो मत।
और दूसरे के नज़रों में आप कैसे भी रहो, लेकिन अपनी नज़रों से कभी गिरो मत। और जो इंसान अपनी नज़र से गिर जाता है वह जीवन जीने के आनंद को खो देता है। इसलिए अपने चरित्र को मेंटेनेंस रखो, अपने जीवन पर दाग मत लगने दो। और लास्ट पॉइंट हम आपको बताते हैं, बीच में एक छोड़ दिया है, वो है मेंटेनेंस ऑफ मोमेंटम। अपने गति को मेंटेनेंस रखना सीखो। आप लोगों ने हेयर एंड टोर्टोइज की स्टोरी पढ़ी है, खरगोश और कछुए की कहानी पढ़ी है। दोनों में रेस कंपटीशन होता है, दोनों में कौन जीतता है? कछुआ क्यों जीतता है, खरगोश क्यों नहीं जीतता? ससला केम नहीं जीतता? ससला हुई जाए छे, जब तमे लोग हुई जासो तो પછી ससला थई जासो। तो जो सो जाएगा वो खरगोश ससला बन जाएगा, और जो जग करके निरंतर स्लोली अपने मिशन पर चलेगा वो कछुए की तरह विजेता बनेगा। इसलिए मेंटेनेंस ऑफ मोमेंटम, अपने गति को मेंटेनेंस करना सीखो। उम्मीद है अगर इस पॉइंट का आप फॉलो करेंगे तो आप दुनिया के सबसे ग्रेट इंसान बनेंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि आप काफ़ी कुछ सीखेंगे और काफ़ी कुछ आपको लाभ होगा। नंबर 1, आप लिखिए नंबर 1, हमने राष्ट्र कथा शिविर में आकर के क्या सीखा। हमने राष्ट्र कथा या हम राष्ट्र कथा शिविर में आकर के क्या सीखे। इस पॉइंट पर आपको 2 पेज 4 पेज दूसरा पॉइंट लिखना है। हमने राष्ट्र कथा शिविर में आकर के क्या किया। हमने किसी की मोबाइल चोरी किया, किसी से झूठ बोला, किसी से लड़ाई किया, हमने किसी का सहयोग किया, हमने किसी को रिस्पेक्ट दिया, हमने यहाँ आकर के क्या किया, ईमानदारी से लिखना है। तीसरी बात, हम यहाँ आकर के भारत के अनेकों राज्यों से लोगों से मिल करके हमें कैसा महसूस हुआ। अलग अलग लोगों से, आर्मी से, एनडीआरएफ से, सीआईएसएफ से, बीएसएफ से, सीआरपीएफ से, या तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, नॉर्थ ईस्ट, झारखंड, बिहार, यूपी के लोगों से मिलकर कैसा लगा, हमने क्या महसूस किया। और चौथा पॉइंट लिखिए, हमारे जिंदगी के उद्देश्य में यहाँ आना कुछ सार्थक होगा या नहीं होगा। हमने 10 दिन अपना समय बर्बाद किया या 10 दिन हमने कुछ सीखा जो हमारे जिंदगी का उद्देश्य है, उस उद्देश्य में ये शिविर कुछ सहायक होगी या नहीं होगी। तो ये 4 पॉइंट पर आपको कम से कम 2 पेज, मैक्सिमम 4 पेज पे आपको लिखना है। और अभी आपको जब कल सर्टिफिकेट दिए जाएंगे तो कम से कम 300 से लेके 500 रुपये का आपको सामान गिफ्ट दिया जाएगा, ताकि वह आपके जीवन के उपयोग के लिए होगा, जो आप उसे यूज करेंगे। आपको 10 दिन यहाँ पे हैं, आपसे कोई फीस तो नहीं ली गई इसके लिए, कोई आपको तकलीफ, आपको खाली आने जाने का खर्चा हुआ,
रजिस्ट्रेशन फीस 150 रुपये नॉर्मल रखी गई, उसके बदले में कम से कम 300 से 500 रुपये का सामान आपको गिफ्ट कल दिया जाएगा। ये इसका मतलब नहीं है कि इकोनॉमिक क्राइसिस है, देश में लोग डोनेशन नहीं दे रहे हैं तो मैं अपना स्टैंडर्ड डाउन नहीं कर सकता हूँ। जो भी कुछ होगा वो हमारी जिम्मेदारी है। तो हम ये किसके लिए कर रहे हैं? आपने 8 दिन से देखा है, कोई मेरा पर्सनल एजेंडा है? आपको चेला चेली बनाना, आपको इन्फ्लुएंस करना, बाप महाराज जी बड़े महान हैं, ऐसा कोई काम दिखा आपको? आप लोग मंच पे बैठे, मैं पीछे सोता रहता हूँ। रात को कल्चर प्रोग्राम होता, मैं आपके बीच में बैठता हूँ, मैं कुर्सी पर भी बैठता हूँ, आपके बीच बैठता हूँ। तो किसके लिए मैं इतना कर रहा हूँ? मुझे क्या बेनिफिट है? मुझे कोई लाभ है इसका? और अगर आप नहीं कुछ सीखेंगे, नहीं जानेंगे तो किसको तकलीफ होगा? तो हमें तकलीफ देना चाहते हैं आप लोग? तो कुछ बच्चों का मोबाइल चला गया था और मैं आपसे अनुरोध करता हूं, जिसके पास है, अगर मेरे प्रति जरा सा भी आपके दिल में रिस्पेक्ट है, आदर है, तो वो मोबाइल आप ईमानदारी से उनको दे दीजिए। गलती को स्वीकार करना महानता होती है, गलती को छिपाना महानता नहीं होती है। दुनिया में वही इंसान ग्रेट होता है जो अपने गलती को सुधारता है। मैंने यही आपसे कहा था ना। आप लोग शक्तिमान देखे या नहीं देखे? कितने लोग शक्तिमान देखे हैं? ओ, सभी लोग शक्तिमान देखे। आपको शक्तिमान जैसा बनना या नहीं बनना है? जब ये शक्तिमान सीरियल बन रहा था तो शक्तिमान की शक्ति किसके सामने जाकर खत्म हो जाती है? अगर आपने शक्तिमान देखा है तो शक्तिमान की शक्ति किसके सामने खत्म हो जाती है? किसके सामने? किल्बिश के सामने। अरे वाह, याद है। तो शक्तिमान सीरियल बनाने वाले लोगों ने हर साल यहाँ आते थे, इस बार नहीं आए। तय हुआ कि शब्द ऐसा हो, संस्कृत का हो, लेकिन लगे इंग्लिश जैसा। तो वो शब्द जो है किल्बिश शब्द, क्या शब्द था? तो किल्बिश का अर्थ क्या होता है? किल्बिश का अर्थ होता है, लिख लो, पाप। किल्बिश का अर्थ क्या होता है? और ये श्लोक वाल्मीकि रामायण में और यजुर्वेद के 40वें अध्याय के अंदर है। प्रचेतसो हम दसमो पुत्रो रघुनंदन मनसा वाचा कर्मणा भूतपूर्वम न किल्बिषम। मैंने मन वाणी वचन से कभी पाप नहीं किया है। तो आप लिखो, पाप 10 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? न्याय शास्त्र में ऋषि गौतम के सूत्रों की व्याख्या करते हुए वात्सायन मुनि ने लिखा है, शरीरेण प्रवर्तमाने हिंसास्ते प्रतिषिद्ध मैथो नान्याचरित वाचा नृत परुष सूचना संबद्धानी मनसा परद्रोहम परद्रव भीपसाम नास्तिक्यम चेति सेयम प्रवृत्ति अधर्माय। तो आप लिखो, पाप 10 प्रकार के होते हैं। नोट करो इसे। शरीर के द्वारा 3 पाप होते हैं। नंबर 1 वायलेंस, हिंसा। नंबर 2 स्टीलिंग, चोरी। और नंबर 3 एडल्ट्री, दुराचार। ये 3 पाप होते हैं शरीर के द्वारा, हिंसा, चोरी, दुराचार। वाणी के द्वारा 4 पाप होते हैं। नंबर 1 झूठ बोलना। नंबर 2 कठोर वचन कहना। नंबर 3 चुगली करना। और नंबर 4 बिना प्रयोजन की बातें करना। जैसे आप बीच में बोल रहे थे ना और बीच में बातें कर रहे थे, तो बिना प्रयोजन की बातें करना भी पाप होता है।
और लिखो मन के द्वारा 3 पाप: दूसरे के प्रति द्वेष करना, दूसरे के धन को हरण करना, और 10वां पाप ईश्वर को न मानना। अगर ये 10 प्रकार के पाप नहीं करोगे तो शक्तिमान बनोगे, और इन 10 में से कोई भी पाप करोगे तो किल्बिश बनोगे।